तो एसएससी एमटीएस की आज जितनी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट्स के आधार पर एक एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए तैयार किया गया है और मेरा मानना है कि ये एक्सपेक्टेड पेपर आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो अगर आपकी शिफ्ट अभी नहीं हुई है, पेपर अभी आपका बाकी है और आप चाहते हैं कि इस बार आप झंडे गाड़ के आए यानी कि एग्जाम को क्रैक करके आए, तो मैं कहूंगा कि इस पूरे एक्सपेक्टेड पेपर को आप देख कर जाइएगा। सबसे पहले इसमें वैसे ही साथियों उसी टाइप के 25 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के। उसके बाद 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन भी है और मैथ के क्वेश्चन भी है। तो साथियों बहुत तेजी के साथ ये क्लास मैंने शुरू किया और बहुत तेजी के साथ मैं चलूंगा। सभी क्वेश्चन आपको सुपर फास्ट तरीके से कराऊंगा। तो बस आपको बने रहना है। एग्जाम में अगर आपको फतेह हासिल करना है, जीत हासिल करना है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो साथियों कब हुई थी? वो 1991 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1991 में हुई थी। उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो साथियों कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, कह रही कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो किस राज्य ने यह काम किया है? आंध्र प्रदेश ने यह काम किया है। उसके बाद देखिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। बिल्कुल पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपको बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था? मैं कहूंगा बिल्कुल स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ही हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। ये कथन साथियों किसका है? तो ये कथन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका ये कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो कब की बात चल रही है साथियों? 15 अगस्त 1974 को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। और वो कौन थे जिन्होंने फहराया था? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था करुणानिधि। क्या था? करुणानिधि साथियों। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को साथियों फहराया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया है? तो साथियों किसने तैयार किया है? एडविन लुटियंस ने तैयार किया है। आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा ये सभी क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो समझदारी इसी में है कि अपने एग्जाम से पहले साथियों इन सारी चीजों को आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये साथियों दलाई लामा के शब्द हैं। ये किसका वाक्य है, किसका कथन है? दलाई लामा का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ऐसे जियो जैसे यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये बात तो किसने कही थी? अगर बात करें महात्मा गांधी जी ने कही थी। मैं कहूंगा बिल्कुल ये कथन साथियों महात्मा गांधी जी का है। उसके बाद देखिए इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? दामोदर चापेकर की बात चल रही है। क्या साथियों क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में क्या दामोदर चापेकर ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? उधम सिंह ने की थी। किसने? सरदार उधम सिंह ने ही जनरल डायर की हत्या की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो इनका नाम क्या था? WS सीटनकर इनका नाम था और यही साथियों नील आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों समय आपके पास कम है तो वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, वही चीजें वही क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इधर का उधर का साथियों कुछ नहीं आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने
भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो मैं कहूंगा साथियों सूरत में किया था। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है संजय नायर। क्या नाम है? इनका नाम है साथियों संजय नायर और यही एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? बृहदेश्वर मंदिर की बात चल रही है। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। तंजावुर का कौन सा मंदिर है? तो मैं कहूंगा चोल मंदिर है, ठीक है ना, सॉरी, तंजावुर का कौन सा मंदिर है चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो। करके अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग थी। कलिंग का युद्ध जो था। आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो यहां पर अगर बात करें साथियों ओडिशा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ओडिशा आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने के लिए की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो अब्बास तैयब जी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने के लिए की गई यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। उसके बाद देखिए किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दिल्ली जो है ना ये मेट्रो सिटी है, ठीक है, इसको महानगर कहते हैं। इसका नाम स्वतंत्रता से अब तक नहीं बदला गया है, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो अगर साथियों बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अगर राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उनकी उपस्थिति में राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री जो होते हैं ना उस समय के वही व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख होते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो क्या साथियों किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहां शुरू हुआ? तो कहां पर शुरू हुआ साथियों? तमिलनाडु में शुरू हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल लोकपाल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष तो अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, मिसाइल मैन ही इनको कहा जाता है। तो ये तो साथियों आपके हो गए जीएस प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन। अब साथियों आप लोग देखेंगे किसके? इंग्लिश के। क्या इंग्लिश के पूरे 25 क्वेश्चन, क्योंकि पूरा दारोमदार इंग्लिश पर और जीएस पर ही टिका हुआ है। उसके बाद हम लोग रीजनिंग को भी देखेंगे और मैथ को भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से आप लोग सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपको गलत लग रहा है मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों इंपरेटिव की, तो इंपरेटिव का मतलब होता है कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है ना। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर बात करें ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे इसी में लग रही है साथियों, ठीक है ना। एक्सेप्शनल की अगर बात करें तो ऐसे नहीं साथियों एक्सेप्शनल लिखा जाता है। एक्सेप्शनल की अगर बात करते हैं साथियों तो EXCEP, क्या EXCEP TION
EXONAL। तो ऐसे साथियों एक्सेप्शनल लिखा जाता है। और एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? असाधारण इसका मतलब होता है। क्या? असाधारण इसका मतलब होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पर साथियों इंटेंसिफी लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि दिक्कत कौन सी स्पेलिंग में थी? ऑप्शन नंबर बी वाले की स्पेलिंग में थी। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको बताना है कि वास्ट का एंटोनिम क्या हो सकता है। तो वास्ट की अगर बात करें साथियों, वास्ट का मतलब होता है विशाल। क्या वास्ट का मतलब होता है? वास्ट का मतलब होता है विशाल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों? छोटा हो जाएगा। तो छोटे की इंग्लिश कहां पर है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में, यानी कि वास्ट का एंटोनिम साथियों क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को तुरंत आप लाइक कर दिया करो, बिना कहे, मतलब मैं कहूं या ना कहूं, तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अपने सिलेक्शन के लिए चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के एंटोनिम आपको बताना है साथियों ब्लिस का। तो ब्लिस की अगर बात करते हैं साथियों, ब्लिस का मतलब पता क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है आनंद। क्या? ब्लिस का मतलब होता है आनंद। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सॉरो, यानी कि दुख। क्या इसका एंटोनिम दुख हो जाएगा? प्लेजर की अगर बात करें, प्लेजर का मतलब साथियों खुशी होता है, तो खुशी तो नहीं हो सकता। हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी हो जाएगा। और उसके अलावा साथियों स्टेसी की अगर बात करें तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं खुशी ही होता है। तो मैं कहूंगा कि सौरो की अगर बात करें तो ये ब्लिस का एंटोनिम हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 4 सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे। 10 स्टूडेंट वर टायर्ड, यहां पर एक सेगमेंट, आफ्टर वर्किंग एट लॉन्ग आवर्स। तो आपको बताने की यहां पर दिक्कत कहां पर है साथियों, मुझे बताइए। द स्टूडेंट्स वर टायर्ड आफ्टर वर्किंग ए लॉन्ग आवर्स, यानी कि बहुत सारे घंटों के बाद स्टूडेंट्स लोग जो थे वो थक गए थे साथियों काम करने के बाद। तो यहाँ पर एट लॉन्ग आवर्स नहीं आना चाहिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसकी जगह पर साथियों क्या आना चाहिए? फॉर ए लॉन्ग टाइम आना चाहिए, यानी कि बहुत समय से जो वो काम कर रहे हैं, बहुत घंटों से काम कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो यानी कि कहां पर साथियों दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी वाले में दिक्कत है, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि दिक्कत कहां पर है, कौन सा ऑप्शन आपको साथियों गलत लग रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए इंटरफेयर, क्या इंटरफेयर करना, यानी कि टांग अड़ाना कहते नहीं भाई कि आप इंटरफेयर मत करो, आप इसमें दखल अंदाजी मत दो। उसके अलावा इंटरमीडिएट की अगर बात करते, इंटरमीडिएट आप सभी जानते हैं। सुपीरियर की अगर बात करते साथियों, सबसे बेस्ट सुपीरियर कहलाया जाता है। उसके अलावा साथियों इन्फ्लुएंस की अगर बात करें, इसका मतलब होता है प्रभाव। क्या? लेकिन इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग यहां पर गलत लिखी हुई है, INFLUENC होता है। तो यहां पर ए की जगह पर ई आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत थी? ऑप्शन नंबर ए वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत थी, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि सुनंदा रिकलेक्ट्स मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स whom I have not seen for many years। रिकॉल्स, रिमाइंड्स या साथियों रिमेंबर्स आएगा। क्या यहाँ पर आएगा, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर रिमेंबर्स आना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर्स का मतलब होता है याद कराना। क्या? अगर बात करते हैं साथियों याद कराना कह लो, ये याद दिलाना कह लो, यानी कि सुनंदा ने याद दिलाया, सुनंदा ने मुझे याद दिलाया कि मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड, मेरे स्कूल फ्रेंड से जो आई हैव नॉट सीन, यानी कि हमने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है बहुत सालों से, ठीक है ना। तो उनके बारे में याद दिलाया ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साथियों रिमेंबर्स आ जाना चाहिए, रिकलेक्ट्स नहीं होगा, रिकॉल्स नहीं होगा, रिमाइंड्स नहीं होगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, ग्लीम की अगर बात करते हैं, ग्लीम का मतलब क्या होता है? ग्लीम का मतलब होता है चमक। क्या? ग्लीम की अगर बात करें, ग्लीम का मतलब होता है चमक। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डल, शाइन, फेड या साथियों स्लो। बताइए। देखिए स्लो की अगर बात करें, स्लो का मतलब होता है धीमा, तो ये तो इसका सिनोनिम हो नहीं सकता चमक का। और फेड की अगर बात करते हैं साथियों, फेड का मतलब होता है मुरझाना, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। शाइन की अगर बात करते हैं, शाइन का मतलब भी होता है चमकना और ग्लीम का मतलब भी होता है चमकना। तो मैं कहूंगा जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। और डल का मतलब साथियों क्या होता है? सुस्त होता है। क्या होता है साथियों? सुस्त होता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज। क्या? ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो अब यूज में नहीं है, यानी कि अब उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी कि अब वो प्रचलित नहीं है, अब वो प्रचलित नहीं है,
सोसाइटी में, मार्केट में, समाज में, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों अप्रचलित कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको अप्रचलित कहा जाएगा, यानी कि उसको क्या ब्रोकन कहेंगे, या उसको साथियों एब्सोल्यूट कहेंगे, या उसको ऑब्सोलेट कहेंगे? तो साथियों ऑब्सोलेट उसको कहा जाएगा, यानी कि अप्रचलित को इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्सोलेट, और ऑब्सोलेट में कह सकता हूं किसका आंसर हो जाएगा? ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऑब्सोलेट। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर आपका क्या होगा? कहने के द कंपनी इंटर्ड द इंडियन मार्केट, यानी कि कंपनी ने इंडियंस की मार्केट में, भारत की मार्केट में इंटर्ड किया। वेरी लेट, बहुत देर से इंटर किया, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट गेट ए कन्फर्मिटी पार्टनर, उनको कन्फर्मिटी पार्टनर नहीं मिला था, ये होना चाहिए, या कंपैटिबल होना चाहिए। देखिए कंपैटिबल की अगर बात करें ना, यानी कि अगर बात करें कंपैटिबल के मन मुताबिक, क्या मन मुताबिक इसको कहा जाता है कि उनको मन मुताबिक, ठीक है ना, पार्टनर नहीं मिला था, इसलिए उसकी कंपनी ने भारत के मार्केट में एंटर नहीं किया। तो मैं कहूंगा कंपैटिबल का मतलब होता है मन मुताबिक, और यहीं पर सबसे जो बढ़िया ऑप्शन फिट हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी वाला ही हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रमेश विजिट्स हिज होम टाउन क्विट रिसेंटली यहां पर आएगा, लेटली यहां पर आएगा, परपोजली यहां पर आएगा, या फ्रिक्वेंटली यहां पर आएगा? मुझे बताइए। देखिए यानी कि रमेश विजिट हिज होम टाउन, रमेश अपने होम टाउन पर विजिट कर रहा है बार बार। तो फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है साथियों? बार बार इसका मतलब होता है, तो यहां पर साथियों फ्रिक्वेंटली आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आफ्टरनून शो ऑफ ए फिल्म और प्ले, तो इसको वन वर्ड में आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। क्या साथियों वन वर्ड में आपको आंसर बताना है? बताइए। चलिए आफ्टरनून शो मतलब पता क्या होता है साथियों? आफ्टरनून शो ऑफ ए फिल्म, यानी कि एक फिल्म का आफ्टरनून शो को क्या कहा जाता है? कहते हैं साथियों, देखिए एक पहला पहर होता है, एक दूसरा पहर होता है, एक तीसरा पहर होता है, तो ये कहीं ना कहीं तीसरा पहर हो जाएगा दोपहर के, ठीक है ना, बात का एक तरीके से। तो इसको पता क्या कहा जाता है? मैटिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मैटिनी कहा जाता है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, यानी कि आफ्टरनून शो ऑफ ए फिल्म बोले तो मैटिनी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन द कार्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? बताइए। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब पता क्या होता है साथियों? एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्टेड? क्या एक्सपेक्टेड कह लो या संभावित कह लो, क्या साथियों कह लो या संभावित कह लो। तो यहां पर अगर बात करते हैं ऑन द कार्ड्स की, तो मैं कहूंगा साथियों कि नॉट लाइकली टू हैपन नहीं, रिटन डाउन नहीं, लाइकली टू हैपन। क्या साथियों? लाइकली टू हैपन, या आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब क्या होता है साथियों? मुझे बताइए। चलिए देखिए रेनिंग का मतलब आप लोग समझ गए कि भाई बारिश हो रही है, ठीक है, और इसमें कैट्स आ गए, डॉग्स आ गए, इनके डॉग्स और कैट्स पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, यानी कि भारी बारिश होना। क्या बहुत ज्यादा बारिश होने को एक तरीके से क्या कहा जाता है पता है? बहुत ज्यादा बारिश, भारी बारिश होने को कहा जाता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो मैं कहूंगा इसका आंसर क्या होगा? कैट एंड डॉग्स फाइट नहीं, टू क्राउडेड नहीं, रेनिंग हैवली, बिल्कुल साथियों रेनिंग हैवली, यानी कि भारी बारिश होना। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 50 क्वेश्चन पूरे हम लोग देखेंगे, 50 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप रुकिएगा और मैथ के लिए भी आप लोग रुकिएगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर आप लोग क्लिक कर देंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए भाई अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, कहा जा रहा है कि इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट एयर पोल्यूशन हैज ए टेरिबल डैश ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। तो खाली जगह में आपको बताने कौन सा वर्ड आएगा साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए कहने के इट इज वेल नोन फैक्ट दैट एयर पोल्यूशन हैज टेरिबल ऑन द, तो यहां पर साथियों पता क्या आना चाहिए? इफेक्ट यहां पर आना चाहिए, इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल, यानी कि जो प्रभाव पड़ता है साथियों एयर पोल्यूशन का वो लोगों की हेल्थ पर पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सही है साथियों, क्या ये बात यहां पर बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि परसिस्ट का आपको एंटोनिम बताना है। तो परसिस्ट की जब हम बात करते हैं, परसिस्ट का मतलब होता है लगे रहना, जैसे कि आप हो लगे रह रहे हो, ठीक है, लगे रहना, क्या लगे रहना
मतलब मेहनत करते रहना, लगे रहना। तो परसिस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? रोक देना या बंद कर देना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रोक देना यानी कि बंद कर देना। तो मैं कहूंगा क्या? इनक्लाइन होगा, इनेबल होगा, कन्विंस होगा, डिसकंटिन्यू होगा। बिल्कुल साथियों, डिसकंटिन्यू परसिस्ट का आपका एंटोनिम हो जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डमी का क्या एंटोनिम क्या होगा। तो डमी की अगर बात करें, डमी का मतलब पता क्या होता है साथियों? नकली होता है। क्या? डमी का मतलब क्या होता है? नकली होता है। तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? असली हो जाएगा। अब आपको देखना है कि असली की इंग्लिश क्या है, यानी कि असली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। क्या साथियों, अगर बात करते हैं यहाँ पर काउंटर फिट कहा जाता है, नहीं। कॉपी कहा जाता है, डुप्लीकेट कहा जाता है, ओरिजिनल कहा जाता है असली को। तो मैं कहूंगा डमी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आपको साथियों फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए, द सिस्टम्स, अब यहाँ पर ऑपरेट आएगा ऑन बैकअप बैटरी, यानी कि जो सिस्टम होता है वो ऑपरेट करता है, संचालित करता है, ऑपरेट करता है बैटरी के बैकअप पर। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली आती है। तो ऑपरेट आएगा, एक्टिवेट आएगा, ड्राइव आएगा, कंट्रोल आएगा। मैं कहूंगा ऑपरेट यहां पर आएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे द साउंड ऑफ एन एलिफेंट मैक्स, यानी कि जो एलिफेंट की साउंड होती है ना साथियों, उसको क्या कहा जाता है? उसको ब्रेक कहा जाता है, ग्रंट कहा जाता है, लो या ट्रम्पेट कहा जाता है। मैं कहूंगा साथियों उसको ट्रम्पेट कहा जाता है। क्या? यानी कि चिंधाड़ना। क्या हाथी क्या करते हैं साथियों? चिंधाड़ते ही तो हैं, और उसको इंग्लिश कहा जाता है ट्रम्पेट कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ए पर्सन हु वॉक्स इन हिज हर स्लीप, यानी कि जो सोते में चलता हुआ एक ऐसा बंदा, उसको साथियों क्या कहा जाएगा? देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या है, बताइए। चलिए, सोमनम्बुलिस्ट कहा जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दीजिए और शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज बताइए। उसको साथियों क्या कहा जाएगा? देखिए, शॉर्टेंड फॉर्म, यानी कि किसी भी वर्ड की, किसी भी फ्रेज की शॉर्टेंड फॉर्म को साथियों क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में संक्षिप्तीकरण कहते हैं, यानी कि एब्रिविएशन इसको कहा जाएगा। तो एब्रिविएशन कहा जाएगा। इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? डी के साथ है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि सिनोनिम आपको बताना है कीन का। तो कीन की अगर बात करते हैं, कीन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको साथियों ये मालूम होना चाहिए कि कीन का आखिर मतलब क्या होता है। तो कीन का मतलब होता है साथियों उत्सुक। क्या? कीन का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए साथियों उत्सुकता होती है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा आइगर, और आइगर का मतलब भी कहीं ना कहीं उत्सुक ही होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोग बता दीजिए, इसमें कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत है साथियों बताइए। देखिए, इंजरी सही है, थ्रस्ट सही है। शील्ड की अगर साथियों बात करते हैं तो क्या होना चाहिए साथियों? SHIELD होना चाहिए। तो ये गलत है, ये वाला सही है। अटैच भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर साथियों 4 सेगमेंट आपको दिए गए, आपको बताने के एरर कहाँ पर है, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। लिखा हुआ है वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ पर साथियों गलती आपको दिख रही है? देखिए, वाटर फ्रीज एट नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्रीज होना चाहिए, यानी कि फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एट जो यहाँ पर आए ये नहीं होना चाहिए बस। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए वाले में एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।